Hello students, today we will start with applications of trigonometry. ठीक है, तो जैसे अभी अभी हमने ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक कवर किया है जिसमें हमने बहुत सारी आइडेंटिटीज़ वगैरह पढ़ ली, वैल्यूज़ वगैरह याद करी, साइन थीटा मतलब साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या है। अब हम बात करेंगे कि ये सब चीज़ें यूज़ कहाँ पे होंगी रियल लाइफ में। अगर हम इनका यूज़ देखें, मतलब कि रियल लाइफ में हम कहाँ पे इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, वो वाले क्वेश्चंस अब हम सॉल्व करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, एक दो बातें जो आपके साथ डिस्कस करनी है कि लेट अस से, अच्छा इस पूरे चैप्टर में हम जितने भी ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे वो सारे वर्टिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। वर्टिकल ऑब्जेक्ट्स कहने का मतलब है वो सारे ऑब्जेक्ट्स ग्राउंड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। लेट अस से अगर हम बात करें कि एक पोल है, तो वो जो पोल है वो ग्राउंड के साथ बिल्कुल वर्टिकल पोजीशन पे है, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। वो टेढ़े वाला पोल नहीं है, ठीक है, वो ऐसा पोल नहीं है कि जो लगाया और 2 साल के बाद ऐसे टेढ़ा हो गया, अब वो एंगल 90 तो बना ही नहीं रहा, 90 के अलावा कुछ और बना रहा है। तो वैसे वाला कोई केस नहीं होगा, सारे वर्टिकल ऑब्जेक्ट्स विल बी परपेंडिकुलर विद द हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, सो लेट अस से कि यहाँ पे ये ग्राउंड लेवल है, दिस इज़ अ ग्राउंड लेवल या हॉरिजॉन्टल लेवल है ना। ये है कोई पर्सन P, यहाँ पे पर्सन है P। ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, पर्सन इज टेकन एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, मतलब एक पॉइंट को ही पर्सन बना दिया हमने। और ये एक ऑब्जेक्ट है जिसको यहाँ से नीचे से ऊपर देखना है, तो पर्सन ने ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर देखा, सो दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। ठीक है, पर्सन ने पी से ऑब्जेक्ट ओ को देखा, सो दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट का हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनेगा, लेट अस से थीटा, कुछ भी हो सकता है, 30, 45, 60 कुछ भी हो सकता है ना। तो मैंने जनरल में बोल दिया थीटा, तो ये थीटा क्या है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो अब आप ये चीज़ समझ गए कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है। जब हम नीचे खड़े हैं और हम ऊपर की तरफ देखेंगे, सो दैट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। नीचे खड़े होके ऊपर ऑब्जेक्ट को देखेंगे, आई पॉइंट को ऑब्जेक्ट के साथ ज्वाइन कर दो, जो लाइन बनेगी दैट इज़ कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। उस लाइन ऑफ साइट का हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनेगा, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। सिमिलरली व्हाट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए। नाउ लेट अस से कि पर्सन इस बार ऊपर खड़ा है, कि पर्सन जो है वो छत पे खड़ा है, किसी बिल्डिंग के टॉप पे खड़ा है, और नीचे ये कोई कार है, तो पर्सन ने ऊपर से कार को देखा, पर्सन ने ऊपर से इस कार को देखा। इस बार ऊपर से नीचे की तरफ देखा गया, तो हमने एरो नीचे की तरफ लगा दिया। वैसे हम ये एरो वगैरह लगाएंगे नहीं, जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे उसमें हम सीधा डायग्राम बनाएंगे, एरोज वगैरह नहीं लगाएंगे। ये तो समझाने के लिए बताया जा रहा है कि ऐसे ऐसे करके चीज़ें हैं। ठीक है, ये जो लाइन है अगेन दिस इज़ कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। ठीक है, अब पर्सन यहाँ पे है ना, जो एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो पर्सन के साथ ही बनेगा, मतलब आई पॉइंट पे बनेगा। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल नहीं है, तो हमने एक इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया। इस हॉरिजॉन्टल का लाइन ऑफ साइट के साथ जो एंगल बनेगा, कुछ भी हो सकता है, 30, 45, 60। लेटे से हमने इसको नाम दे दिया थीटा। दिस थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये दो चीज़ें हैं जो आपने सीखनी है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन, एक एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, जब हम नीचे से ऊपर देखेंगे दैट इज़ कॉल्ड एलिवेशन, जब ऊपर से नीचे देखेंगे दैट इज़ कॉल्ड डिप्रेशन। अब आप देख सकते हो कि ये वाला जो एंगल थीटा पी पे बना और ये वाला जो एंगल है ये दोनों सेम है, बिकॉज ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, सो इसलिए इसको भी हमने थीटा ही बोल दिया। सो अल्टीमेटली देखो दोनों केस में बनेगा तो थीटा वो ग्राउंड लेवल के साथ ही। ठीक है, लेकिन डिप्रेशन और एलिवेशन में ये फ़र्क है, डिप्रेशन बनेगा ऊपर से, एलिवेशन बनेगा नीचे से। वो ऊपर जो एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल के साथ दैट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो नीचे वाले एंगल के साथ सेम हो जाता है बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है।
तो बस ये दो बातें ध्यान में रखते हुए हम इस चैप्टर को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें सारे क्वेश्चंस जो हैं वो स्टेटमेंट वाले हैं। आपको एक रियल लाइफ सिचुएशन दी होगी, आपने उस सिचुएशन को पढ़ के, ठीक है, उसको डायग्राम में कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद साइन कॉस टैन तीनों में से कुछ ना कुछ लगेगा। अच्छा, इस पूरे चैप्टर को सॉल्व करने के लिए हम सिर्फ 3 फार्मूलाज यूज़ करेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा। ठीक है, साइन इज कॉल्ड परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, cos is based by hypotenuse, tan is perpendicular by base। इस पूरे चैप्टर को स्टडी करने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ ये 3 जो फॉर्मूले हैं इनको नोट डाउन करेंगे और इन 3 क्वांटिटीज़ के साथ हम अपना पूरा चैप्टर सॉल्व कर देंगे। किसी किसी क्वेश्चन में हो सकता है आपको डायग्राम गिवन हो, किसी क्वेश्चन में हो सकता है डायग्राम गिवन नहीं है, तो हम डायग्राम जो है वो खुद ड्रॉ करेंगे। इस केस में हमें गिवन है, पहला क्वेश्चन है, ईजी है। 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए इसमें क्या गिवन है, सर्कस आर्टिस्ट है जो 20 मीटर लॉन्ग रोप के ऊपर चढ़ेगा। इस रोप को टाइट करके स्ट्रेच किया, ये वर्टिकल पोल है, दिस इज अ वर्टिकल पोल। ठीक है, पोल के टॉप से रोप को बिल्कुल स्ट्रेच करके ग्राउंड के ऊपर जोड़ दिया पॉइंट सी पे, एंगल बना 30 डिग्री विद द ग्राउंड लेवल। अब बताओ फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमें ये हाइट चाहिए। लेट अस से ये हाइट है h, तो मुझे ये h फाइंड आउट करना है। अब आप देखो एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ठीक है, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस में आता है, अभी मैंने ऊपर 3 रेशियोज लिखी थी, साइन कॉस टैन, आप उसमें से ये देख लो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस में आता है। तो साइन के टेबल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आते हैं। कौन से एंगल से आपने देखा है, 30 डिग्री से आपने देखा, 30 डिग्री से, तो आप यहाँ पे सिंपली लिखेंगे साइन 30 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला विल रिमेन सेम, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। साइन 30 की वैल्यू वो टेबल जो हमने 8.2 एक्सरसाइज से पहले याद किया था वहाँ से देख सकते हैं, 1/2। वैसे तो अब तक आपको वैल्यूज़ याद हो चुकी हैं तो देखने की ज़रूरत नहीं है, साइन 30 1/2। परपेंडिकुलर इज़ स्मॉल h, दैट इज़ हाइट ऑफ द पोल जो हमें फाइंड आउट करना है, और हाइपोटेन्यूज है 20। ठीक है, 20 ऊपर चला गया, यहाँ पे ऐसे कह लो दोनों ने डिनोमिनेटर को कट किया, 10 ऊपर चला गया, सो h इज़ इक्वल्स टू 10। यूनिट्स लिख दो साथ में मीटर, बिकॉज ये हाइट है और इसमें जो यूनिट है वो मीटर में है, तो इसलिए हाइट इज़ 10 मीटर। नेक्स्ट सेकेंड, आई होप ये सब क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं था। एक ट्री ब्रेक कर गया, तूफान आया, ब्रेक करके जो उसका ब्रोकन पार्ट है, जो टूटा हुआ हिस्सा है, वो बेंड हो गया कि जो उसका टॉप है ट्री का वो टूट के नीचे ज़मीन के साथ टच हुआ और 30 डिग्री का एंगल बना। अच्छा, जहाँ पे ट्री खड़ा था दैट इज़ कॉल्ड फुट ऑफ द ट्री, और जहाँ पे टॉप आके गिरा ज़मीन के ऊपर, उस पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज़ 8 मीटर। फाइंड हाइट ऑफ ट्री, ट्री की हाइट क्या थी वो बताइए। तो देखो इसमें ऐसे है। अच्छा, सबसे पहले तो ये हो गया एक, क्या कहते हैं, वर्टिकल ट्री। ठीक है, इसको ऐसे बना लेते हैं, ये ग्राउंड लेवल, ये वर्टिकल ट्री, दिस ए बी इज़ अ ट्री, और ये ग्राउंड लेवल है। ठीक है, तूफान आया तो ट्री यहाँ से टूट गया पॉइंट सी से, और बी सी वाला हिस्सा नीचे आ गया। ठीक है, बात समझ रहे हो। तो अब जो नया डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा, समथिंग लाइक दिस। ये ए, यहाँ पे बी आ गया और ये सी आ गया। ये जो हिस्सा टूट गया ये टूट के ऐसे नीचे गिर गया, तो ये ऐसे आ गया। ठीक है, इस तरह से सिचुएशन गिवन है, राइट। अब ये जो ए है ये फुट ऑफ द ट्री, हमने पहले ही बोल दिया था जितने भी वर्टिकल ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे 90 डिग्री पे हैं विद द ग्राउंड लेवल, और जो हिस्सा ऊपर था वो टूट के अब नीचे आ गया, तो ऊपर वाला हिस्सा तो ख़त्म हो गया। ये बी, बी क्या था, टॉप ऑफ द ट्री, टॉप ऑफ द ट्री ग्राउंड के साथ जहाँ टच हुआ, बी का पॉइंट ए से जो डिस्टेंस है दैट इज़ 8 मीटर। ठीक है, टॉप और फुट का जो डिस्टेंस है दैट इज़ 8 मीटर ऑन ग्राउंड लेवल, और ग्राउंड लेवल के साथ एंगल कितना बना, 30 डिग्री। अब बताओ ट्री की हाइट क्या थी। ठीक है, तो ट्री की हाइट के लिए ए सी और बी सी चाहिए। अच्छा देखो, सबसे पहले एंगल के सामने परपेंडिकुलर और एंगल के साथ वाला बेस। ठीक है जी, और कहाँ से देख रहे हो, 30 डिग्री से। तो पहले तो आप ये स्पेसिफाई कर दो इसमें, लेट ए बी इज़ अ ट्री, लेट ए बी इज़ ट्री,
and BC is its broken part, और BC इसका टूटा हुआ हिस्सा है। ठीक है, अब इसको हटाने लगा हूँ, ये आपने लिख लिया होगा। सो ये ट्राइंगल बन गया। इसमें हम अप्लाई करेंगे tan 30। tan 30 का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय बेस, tan 30 की वैल्यू 1/√3, परपेंडिकुलर इज AC, बेस इज 8 ऊपर चला गया तो ये बना 8/√3 इज इक्वल टू AC। ठीक है, तो ये AC की वैल्यू आ गई हमारे पास, राइट। अच्छा, मुझे BC भी चाहिए होगा, तभी तो दोनों को टोटल करेंगे, AC और BC को जोड़ के पूरा ट्री बनेगा। अब BC फाइंड आउट करने के लिए फिर दोबारा देखो, एंगल के साथ वाला बेस, ठीक है, और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। अब ये सोचो बेस और हाइपोटेन्यूज में क्या आता है, साइन कॉस टैन में से। मतलब साइन कॉस टैन में ऐसी कौन सी टर्म है जो बेस और हाइपोटेन्यूज को कवर करेगी, वो टर्म है कॉस। तो अब हम 30 डिग्री के साथ क्या लगाएंगे, कॉस। ठीक है, नाउ cos 30 इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस हो गया AB, हाइपोटेन्यूज BC। ठीक है, cos 30 की वैल्यू √3/2, AB है 8, BC हमें फाइंड आउट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, √3 इंटू BC इज 16, सो BC इज 16/√3। यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। देयरफॉर टोटल हाइट ऑफ ट्री that is equals to AB, you can say AC plus BC। ठीक है, AC की वैल्यू 8/√3, BC की वैल्यू 16/√3, √3 हो गया एलसीएम, ऊपर आ गया 24, और इसको हम कर सकते हैं रैशनलाइज, √3/√3, सो दिस विल बिकम 20√3/3, इसको कट किया 8, सो आंसर इज 8√3 मीटर। So this is the total height of tree. I hope this one is clear. अभी तक हमने जो काम किया है वो सब आपको क्लियर है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट, एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसने 2 स्लाइड्स इंस्टॉल करनी है बच्चों के लिए पार्क में खेलने के लिए। एक 5 साल के कम बच्चों के लिए एक स्लाइड लगेगी जिसकी हाइट गिवन है, टॉप इज़ एट ए हाइट, मतलब उसकी वर्टिकल हाइट गिवन है 1.5, और उसका ग्राउंड के साथ जो इंक्लिनेशन है दैट इज़ 30 डिग्री। बड़े बच्चों के लिए एक स्लाइड लगाई जाएगी जिसकी टोटल हाइट ग्राउंड लेवल से 3 मीटर है एंड 60 डिग्री का एंगल बना है ग्राउंड के साथ। अब बताओ दोनों केस में ही स्लाइड की लेंथ क्या होगी। तो 2 डायग्राम्स बना लेते हैं इसमें। लेट अस से ये हो गया छोटे बच्चों के लिए, ठीक है, थोड़ा सा सीधे करके बना लें ऐसे करके, और एक हो गया बड़े बच्चों के लिए लाइक दिस, इस तरह से। ठीक है जी, ये अभी भी थोड़ा सा ना अब लग रहा है, ठीक है। सो ये AB एक स्लाइड है, ठीक है, इसकी वर्टिकल हाइट है 1.5 मीटर और ग्राउंड के साथ इसका एंगल गिवन है 30 डिग्री। लेट अस से ये पॉइंट है C। ये DE बड़े बच्चों के लिए स्लाइड है जिसकी हाइट है, सॉरी स्लाइड नहीं है, ये वर्टिकल हाइट है, स्लाइड AC है, दिस इज़ द स्लाइड। ठीक है ना, वो पार्क में आपने झूले देखे हैं, यहाँ पे स्टेयर्स लगी होती हैं, यहाँ से ऐसे चढ़ के जाते हैं, फिर यहाँ पे बैठ के ऐसे स्लिप करके नीचे आते हैं, है ना। तो ये वो चीज़ है सारी। ये इसकी हाइट है 1.5 मीटर और ये स्लाइड है AC। इस स्लाइड की लेंथ क्या है वो नहीं हमें पता, वो हमें फाइंड आउट करनी है। इसी तरह से DF एक स्लाइड है, ठीक है, और ग्राउंड लेवल से इसकी टोटल, इसके टॉप, ये स्लाइड का टॉप हो गया ना D, ग्राउंड से इसकी हाइट गिवन है 3 मीटर, ये 90 है, इसका ग्राउंड के साथ एंगल बनता है 60 डिग्री। दोनों में एक जैसा कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले तो आप ये स्पेसिफाई कर दो कि आपने क्या क्या लेट किया है किसको। जस्ट मिनट, इसको अगर हम थोड़ा यहाँ पे स्विच कर दें और यहाँ पे लिख लेते हैं लेट AC एंड DF आर
स्लाइड्स, लेट अस से ये 2 स्लाइड्स हैं, ठीक है। अब मुझे इसकी लेंथ चाहिए, तो देखो एंगल के सामने परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर, और 90 के सामने हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन किस में आता है, वो साइन में आएगा। साइन के साथ एंगल कौन सा लिखोगे, जहाँ से देख रहे हो 30 डिग्री से, सो यू कैन से साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अच्छा, साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2, परपेंडिकुलर इज 1.5, हाइपोटेन्यूज इज AC, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, AC इज इक्वल्स टू 3 मीटर। इसका मतलब जो छोटे बच्चों की स्लाइड लगेगी जिसकी हाइट 1.5 होगी और ग्राउंड के साथ एंगल 30 डिग्री होगा, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 3 मीटर। अब इसमें आ जाओ, सेम कॉन्सेप्ट इसमें है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, इसमें हम लगाएंगे साइन 60। साइन 60 इज इक्वल्स टू अगेन सेम P/H √3/2, परपेंडिकुलर है 3 और H है DF, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो √3 इंटू DF इज इक्वल टू 6। इट implies DF इज इक्वल्स टू 6/√3, और फिर इसको करेंगे रैशनलाइज, √3/√3, दिस विल बिकम 6√3/3, इसको कट किया 2 रह गया, सो DF इज इक्वल्स टू 2√3, एंड ऑफ कोर्स साथ में यूनिट्स लिख देना, मीटर, ठीक है। सो ये आ गई लेंथ ऑफ 2 स्लाइड्स। अभी तक देखो एलिवेशन, डिप्रेशन ऐसा कोई वर्ड यूज़ नहीं किया गया, इंक्लिनेशन लिखा था या डायरेक्टली एंगल गिवन था, ठीक है ना, कि ग्राउंड के साथ एंगल बना, या इंक्लिनेशन इंक्लाइंड विद द ग्राउंड, उसका मतलब भी यही हो गया कि ग्राउंड के साथ जो एंगल बना। अब हम इसके बाद जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पूरी एक्सरसाइज में, उसमें एलिवेशन, डिप्रेशन ऐसे वर्ड्स यूज़ किए जाएंगे। 4th क्वेश्चन है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर from a point on ground which is 30 meter away from the foot of tower is 30 degree. Find height of tower. अब देखो क्या गिवन है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, टावर के टॉप को देखना है, कहाँ से, एक पॉइंट से जो ग्राउंड के ऊपर है, पॉइंट ग्राउंड के ऊपर कहाँ पे लोकेट किया गया, 30 मीटर अवे फ्रॉम फुट ऑफ द टावर। सो सिचुएशन कुछ ऐसी है इसमें, जैसे ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है, और ये वर्टिकल टावर है, लाइक दिस, AB इज़ अ टावर, एंड लेट अस से ये C एक पॉइंट है ग्राउंड के ऊपर। अब C पॉइंट से टॉप को देखा यहाँ पे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन, अब C से ऊपर की तरफ देखा, ये लाइन ऑफ साइट है, ठीक है, इसका हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनेगा दैट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन इज़ 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री है। ये C पॉइंट का टावर के फुट से कितना डिस्टेंस है, 30 मीटर। अब बताओ टावर की हाइट कितनी है, ये आपको H फाइंड आउट करना है। सो लेट AB इज टावर, ठीक है, एंड C इज पॉइंट ऑन ग्राउंड एज शोन इन फिगर। तो जैसा मैंने पहले बोला था कि इस चैप्टर में स्टेटमेंट्स दी जाएंगी, डायग्राम देने के चांसेस, मतलब डायग्राम साथ में गिवन हो ऐसे चांसेस बहुत कम है, डायग्राम हमें खुद ही ड्रॉ करना पड़ेगा। सो हम इसमें अप्लाई करेंगे tan 30, दैट इज़ परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू है इसमें H, तो ये बन गया H क्योंकि ये इसके सामने, और ये बेस रहा। अच्छा, हमने इसमें tan 30 क्यों अप्लाई किया, मुझे H चाहिए एंगल के सामने परपेंडिकुलर और एंगल के साथ वाला बेस। परपेंडिकुलर और बेस किस में आएगा, ऑफ कोर्स tan में आएगा, तो इसलिए हमने tan 30 अप्लाई किया, ठीक है। tan 30 की वैल्यू 1/√3, 30 ऊपर चला गया, सो H इज़ 30/√3, इसमें हमने कर दिया इसको रैशनलाइज, √3/√3, दिस विल बिकम 30√3/3 कट किया, सो H इज इक्वल्स टू 10√3 मीटर। बस ये आंसर हो गया, दिस इज़ द हाइट ऑफ द टावर।
नेक्स्ट फिफ्थ स्टेटमेंट एक बार पढ़ लीजिए, अभी इसका सोल्यूशन करते हैं। काइट फ्लाई की जा रही है, काइट की वर्टिकल हाइट है 60 मीटर अबव द ग्राउंड, लिखा भी हुआ है अबव द ग्राउंड मतलब ग्राउंड लेवल से सीधा ऊपर देखेंगे तो 60 मीटर। स्ट्रिंग मतलब जिस डोर के साथ काइट को फ्लाई किया जा रहा है उसको ग्राउंड के ऊपर टाई कर दिया एक पॉइंट से। इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रिंग विद ग्राउंड, तो फिर से ये लिख के दे दिया कि जो स्ट्रिंग है, जो डोर है, उसका ग्राउंड के साथ जो एंगल बनेगा दैट इज 60 डिग्री। फाइंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की लेंथ बताओ। एज्यूमिंग दैट देयर इज़ नो स्लैक, नो स्लैक का मतलब कि उसमें कोई ढील नहीं है, जो डोर है वो बिल्कुल खींची हुई है, उसमें कोई ढील नहीं है, ठीक है। सो लेट अस से ये हो गया ग्राउंड लेवल और ये है पोजीशन ऑफ काइट ऊपर, दिस P इज़ द पोजीशन ऑफ काइट। अब P पॉइंट को अगर ग्राउंड के साथ ऐसे बिल्कुल वर्टिकली जोड़ दिया जाए, so this is called height of kite and this height is 60 मीटर। और ये स्ट्रिंग है, इसको ये बांध दिया ग्राउंड के साथ, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई कि इस स्ट्रिंग को ये ग्राउंड के साथ बांध दिया लाइक दिस खींच के, और इसका ग्राउंड के साथ जो एंगल गिवन है, जो एंगल बना हुआ है इसका ग्राउंड के साथ दैट इज़ 60 डिग्री। ये पॉइंट मान लो R, ये मान लो Q। अब बताओ ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग इसकी लेंथ क्या है। सो 90 के सामने, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस में आएगा, साइन कॉस या टैन, सोचो ज़रा, साइन में आ जाएगा। और साइन के साथ एंगल कौन सा लिखोगे, ऑफ कोर्स जहाँ से देख रहे हैं 60 डिग्री, ठीक है। सो लेट P इज पोजीशन ऑफ काइट and Q is point on ground, ठीक है। now sin 60 perpendicular by hypotenuse, sin 60 की वैल्यू √3/2, perpendicular is 60, hypotenuse is PQ which is a string, ठीक है ना। PQ एक स्ट्रिंग है। आपने जब ये डायग्राम ड्रॉ कर दिया, डायग्राम में ये स्ट्रिंग लिख दिया, तो यहाँ से एग्जामिनर को पता चल गया कि आपने इसको काइट माना है और ये ग्राउंड के ऊपर पॉइंट है। तो ये वाली लाइन नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, बट फिर भी फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन ऑफ दिस क्वेश्चन हम जो भी हम लेट करेंगे, किस पॉइंट को हमने कौन सा ऑब्जेक्ट लेट किया है, वो हम सब स्पेसिफाई करके आएंगे वहाँ पे, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो देखो PQ ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये 120 बन गया और जो √3 ऊपर था वो नीचे आ गया, और फिर इसको कर दिया रैशनलाइज √3/√3, ठीक है। तो ये बन गया टोटल आपका 120 √3/3, इसको कट किया 40, सो PQ इज़ 40 √3 मीटर and this is the length of string. Next, 1.5 meter tall boy is standing at some distance from 30 meter tall building. अच्छा, इस बार जो बॉय है उसकी खुद की हाइट गिवन है। अभी तक हमने जितने भी एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाए वो पॉइंट को पॉइंट से ज्वाइन करके, ठीक है ना। इस बार जो बॉय है उसकी हाइट है, बॉय की आई लेवल से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से 60 हो गया जैसे जैसे वो बिल्डिंग की तरफ चलना शुरू किया। बताओ उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। एक चीज़ आप अब यहाँ पे याद रखिएगा, जब आप किसी ऑब्जेक्ट, मान लो ऑब्जेक्ट थोड़ा सा ऊपर है, आप नीचे से उसको देखते हो, ठीक है, नीचे से ऊपर देख रहे हो, आप जितना उस ऑब्जेक्ट से दूर चले जाओगे एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो जाएगा, जितना ऑब्जेक्ट के पास आ जाओगे एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग है, बहुत ऊंची बिल्डिंग है, आप उसके बिल्कुल नीचे खड़े हो, तो आपको टॉप तक देखने के लिए अपना सिर बहुत ऊंचा करना पड़ेगा। तो आपको जितना सिर ऊंचा करना पड़ेगा उतना ही एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा बनेगा। आप बिल्डिंग से थोड़ा सा दूर चले गए तो आप उसके टॉप को कंफर्टेबली देख सकते हो, बहुत ज़्यादा सिर ऊंचे किए बिना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो गया। तो ये वाली बात आपने याद रखनी है, ठीक है। अब इस केस में भी क्या हो रहा है कि जैसे लेट अस से ये ग्राउंड लेवल है, लेट मी शो यू,
ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ऐसे ग्राउंड लेवल, और ये एक बिल्डिंग है, दिस इज़ अ बिल्डिंग, ए बी इज़ अ बिल्डिंग, और ये बॉय की हाइट है 1.6, दिस पी क्यू इज़ अ बॉय 1.5, सॉरी 1.5, और ये बिल्डिंग है 30 मीटर टॉल। अब बॉय का आई लेवल तो पी पे होगा ना, सिर के पास, तो यहाँ से उसने टॉप को देखा। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल नहीं है तो हमने हॉरिजॉन्टल खुद ड्रॉ किया यहाँ पे, लाइक दिस, ठीक है। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बना 30 डिग्री। अब बॉय बिल्डिंग की तरफ चलना शुरू किया बॉय ने। लेट अस से बॉय आर एस पोजिशन पे पहुँच गया, तो यहाँ से अपने आई लेवल से, मतलब पॉइंट आर से, फिर उसने बिल्डिंग के टॉप को देखा, फिर यहाँ पे देखा, ठीक है, नीचे से फिर ऊपर देखा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना 60 डिग्री। अब बताओ बॉय ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो बॉय क्यू से लेके एस तक चला, दैट इज़ एक्स मीटर। ये 1.5 है, आर एस भी 1.5 हो गया, ये वाला बी सी भी 1.5 हो गया, 30 टोटल है, ठीक है ना, ये टोटल 30 है। इसमें से अगर ये 1.5 माइनस हो जाए तो 28.5 ए सी बचेगा हमारे पास। ये सब क्लियर है। तो हमने स्टेटमेंट को पढ़ लिया, उसको डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया। अब हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि हमने किसको क्या लेट किया है। लेट ए बी इज बिल्डिंग, फुल स्टॉप, पी क्यू एंड आर एस आर इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस ऑफ बॉय, ठीक है। अब यहाँ पे हमें x फाइंड आउट करना है। अच्छा देखो, हमें बेस वाली वैल्यू चाहिए। अगर ये x है तो पी आर भी तो x है ना, तो हमें ये बेस वाली वैल्यू चाहिए। तो पहले हम ये वाला ट्राइंगल यूज़ करेंगे। इस ट्राइंगल में 60 के सामने 28.5 गिवन है, दैट इज़ परपेंडिकुलर। इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो हम tan 60 अप्लाई करते हैं। क्लियर। tan 60 किस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए आर सी, इन ट्राइंगल ए आर सी, tan 60 is perpendicular by base, perpendicular is AC, base is RC, tan 60 की वैल्यू √3, AC is 28.5 ओवर RC हमें नहीं पता, ऐसे ही रहने दो। सो RC इज इक्वल टू, ये क्रॉस हो गया, RC ऊपर चला गया, √3 नीचे आ गया, 28.5 बाई √3, ठीक है जी। इसको रैशनलाइज कर लें, multiply √3 by √3, so this will become 28.5 √3 by 3। अब यहाँ पे इसको कट किया, ये बनेगा 9.5, ठीक है। सो RC इज 9.5 √3 और साथ में लिख दीजिए मीटर्स, ठीक है। पहले तो हमें वैल्यू नहीं पता थी, लेकिन अब पता चल गई 9.5 √3, 9.5 √3। अब हम पूरा ट्राइंगल यूज़ करेंगे, ये वाला फुल ट्राइंगल। अब 60 वाले एंगल को भूल जाओ, इस पूरे को यूज़ करो, ठीक है जी। अच्छा सी पे भी तो 90 है ऑफ कोर्स, है ना। अब देखो 30 के सामने ये परपेंडिकुलर है, और बेस कौन सा हुआ, ये पूरा बेस है, ये पूरा बेस, ठीक है। इन ट्राइंगल ए पी सी, इन ट्राइंगल ए पी सी, tan 30 इज इक्वल्स टू पी बाई बी, ठीक है, ए सी बाई पी सी। अब ए सी की वैल्यू 28.5 ओवर व्हाट इज़ पी सी, ये पूरा पी सी है, x प्लस 9.5 √3, x प्लस 9.5 √3, और tan 30 कितना होता है, 1 बाई √3, 28.5 ओवर
x प्लस 9.5√3। अब यहाँ से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1 इंटू दिस, मतलब x प्लस 9.5√3, √3 को इधर किया 28.5√3, सो x इज इक्वल टू व्हाट, 28.5√3 माइनस 9.5√3। ठीक है, दोनों √3 वाली टर्म्स हैं, आपस में माइनस हो जाएंगी, लेकिन √3 तो रहेगा साथ में। तो 28.5 में से 9.5 निकल गया, तो बाकी बचेगा 19√3। देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड, x क्या था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉय, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉय इज इक्वल्स टू 19√3 मीटर। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। द नेक्स्ट 7th, फ्रॉम द टॉप, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम and top of transmission tower fixed at a top of 20 meter high building are 45-60. Find height of tower. ओके, एक बार स्टेटमेंट को फिर दोबारा पढ़ लीजिए, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक टॉवर है जो बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है, और ग्राउंड से एक पॉइंट से देखा गया। लेट मी एक्सप्लेन यू। ऐसे है, ये मान लीजिए ए बी एक बिल्डिंग है ग्राउंड लेवल के साथ 90, AC एक टॉवर है। ये जो AB है, दिस इज बिल्डिंग, ठीक है, उसके ऊपर ये टॉवर है, और ये पॉइंट है P ग्राउंड पे। अब P से देखा एलिवेशन, मतलब ये देखो लिखा ना एंगल ऑफ एलिवेशन, किसका एलिवेशन, बॉटम एंड टॉप। टॉवर के बॉटम को देखा P से, मतलब A पॉइंट को देखा, A इज़ द बॉटम ऑफ टॉवर। इसी P से टॉवर के टॉप को देखा, C इज़ द टॉप ऑफ टॉवर। तो P से जब A को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना 45। P पॉइंट से जब C को देखा तो ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन बना 60। ठीक है, बिल्डिंग की हाइट गिवन है 20, दिस इज़ 20। टॉवर की हाइट मान लो h, हमें h फाइंड आउट करना है। क्लियर, सिचुएशन क्लियर है सारी, कैसे कैसे डायग्राम बना, कौन से पॉइंट को हमने क्या लेट किया, वो अब यहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे। अच्छा चलो, ये लिखा भी रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेट ए बी इज बिल्डिंग, ठीक है, एंड ए सी इज टॉवर, P is point on ground as shown in figure। साथ में हमने फिगर में भी शो कर दिया, राइट। नाउ पहले हम कौन सा ट्राइंगल यूज़ करें। अच्छा देखो, इसमें ये वाला जो ट्राइंगल है, इतना पार्ट अगर हम इसको सॉल्व करें, ठीक है, एक ये ट्राइंगल यूज़ करना है, एक हमें PBC यूज़ करना है, तो दोनों में PB कॉमन आता है ना, तो मुझे PB की वैल्यू चाहिए होगी। अब 60 डिग्री को भूल जाओ, क्योंकि हम 45 से देख रहे हैं, ये परपेंडिकुलर हो गया और साथ वाला बेस हो गया। परपेंडिकुलर और बेस किस में आएगा, tan में आएगा। अच्छा, इस चैप्टर में 90% क्वेश्चंस जो हैं वो tan से सॉल्व हो जाते हैं, मतलब 90% से भी ज़्यादा कह लो। कोई 2-4 क्वेश्चंस हैं जिसमें साइन और कॉस अप्लाई करना पड़ता है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम हम tan थीटा से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो इस बार ये बनेगा tan ऑफ 45 डिग्री एंड दैट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर इज AB, बेस इज PB, और tan 45 1, AB की वैल्यू 20, PB हमें नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो PB विल बी 20। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 20 लिख दिया। अब हम पूरा ट्राइंगल यूज़ करेंगे, ये वाला कंप्लीट, ये वाला पूरा ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल में एंगल 60 डिग्री है जहाँ से हमें देखना है, ठीक है ना। ये वाली लाइन हटा दो, इसको हटा दो, ये वाला ट्राइंगल यूज़ करना है।
तो इसमें 60 के सामने ये परपेंडिकुलर है पूरा, दिस इज़ द परपेंडिकुलर एंड दिस इज़ द बेस, राइट। बात समझ में आ रही है। तो बीच में से हमने जो लाइन हटाई है, आपने नहीं हटानी, आपने तो जस्ट समझने के लिए ऐसा किया, ठीक है जी। ये चीज़ समझ में आई। तो अब हम पूरा ट्राइंगल यूज़ करेंगे। अच्छा, इसके सामने आप लिख सकते हो कौन सा ट्राइंगल यूज़ किया था, इन ट्राइंगल PAB। अब इन ट्राइंगल PCB, तो अब PCB को यूज़ करते हैं। इसमें हम लिखेंगे tan 60, दैट इज़ अगेन परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, ये पूरा h+20 ओवर बेस क्या है, ये वाला, दैट इज़ 20। क्लियर। और tan 60 की वैल्यू √3h+20 ओवर 20, क्रॉस मल्टीप्लाई 20 √3h+20, ये वाला 20 इधर आके माइनस होगा, 20 √3 माइनस 20। अब कई बार ना बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, वो 20 को 20 से कट कर देंगे। अरे एक 20 √3 के साथ जुड़ा हुआ है, एक 20 अकेला है, तो वो दोनों एक दूसरे को कट थोड़ी ना कर सकते हैं। आप 20 कॉमन ले सकते हो या फिर आप √3 की वैल्यू पुट कर सकते हो। तो हमने 20 कॉमन लिया, द रेस्ट यू विल गेट √3 माइनस 1। सो h इज इक्वल्स टू 20 इंटू √3 की वैल्यू 1.73। अगर पेपर में गिवन हो तो वही वाली पुट कर देना, नहीं गिवन तो 1.73 याद कर लो। अगर नहीं भी करनी चाहते तो ये जो आपने फाइंड आउट किया यहीं पे आंसर लिख देना, यूनिट्स लगा देना साथ में मीटर। हाइट ऑफ टावर इज 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर, ऐसा भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको √3 की वैल्यू याद है तो आप वैल्यू पुट करो। सो दिस विल बिकम 20 इंटू, ये माइनस करने का रूल पता है ना, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के माइनस करेंगे, ठीक है। अब एक पॉइंट और कम हो गया, तो 2 इंटू 7.3 बनेगा 14.6 मीटर। सो हाइट ऑफ टावर, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज 14.6 मीटर। अगर आपको वैल्यू नहीं पुट करनी तो आप ये वाला आंसर भी लिख सकते हैं, बस ये है कि इसके साथ यूनिट्स लिख देना, 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर, ठीक है। सो आई होप दिस वन इज़ क्लियर। यहाँ तक पहले प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट फिर 8th क्वेश्चन से, ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इससे फिर हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।